स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आप जो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे यदि कोई प्रश्न पूछे कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए तैयारी का, तो वो है सिलेबस। उसको आप प्रॉपरली समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और प्रीलिम्स और मेंस में ऐसे कौन कौन से कॉमन टॉपिक हैं जिनको आप इंटीग्रेट करके अपनी पूरी तैयारी में जो जो किताबें हैं, बुक्स है जिनको आपको फॉलो करना है, उन्हें आप समझिए कि कौन सी किताबें आपको इस पूरी तैयारी में मदद करेंगी। तो यहां पर सिलेबस से एकदम क्लियर हो जाता है, एक बाउंड्री ड्रॉ हो जाती है और उन्हीं एरियाज को आपको कवर करना है। आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में जो नया सिलेबस आया है उसी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आपका ये सिलेबस क्या है, आपको किस किस डायमेंशंस में चीजों को पढ़ना है। थोड़ा सा लेंथी वीडियो होगा, लेकिन जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो एग्जाम को देना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल बिगनर से बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो सेशन है वो सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिए और अंत तक जब मैं एथिक्स और इंटीग्रिटी वाले पेपर को भी समझाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है कि भाई ये नोटिफिकेशन गैजेट यहां पर देखने को मिल रहा है आपको। देखिए, प्रीलिम्स में आपके कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप देखेंगे जो पिछली बार का प्रीलिम्स था वही सब्जेक्ट है, जनरल साइंस, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट इवेंट्स और हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चरल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी और हरियाणा की इकोनॉमी, पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हरियाणा से रिलेटेड ना आर्ट एंड कल्चर प्रीलिम्स में कल्चर से, और हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की जो सामाजिक व्यवस्था है, और साथ ही साथ में हरियाणा का जो बजट वाला पार्ट है। आप देखते होंगे बजट और जो गवर्नमेंट स्कीम है, आप पिछली बार का पेपर उठा लीजिए तो आपको जो हरियाणा जीके के प्रीलिम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं वो यहीं से देखने को मिलते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए इनको, पिछले साल के पेपर में ये एज इट इज सेम है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जनरल साइंस है उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया कि जनरल साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना है। अब इसकी जो बाउंड्री है वो कहां से ड्रॉ होगी? इसकी बाउंड्री ड्रॉ होगी जब आपको मेंस का जो जीएस पेपर 3 है, जहां पर आपको साइंस से रिगार्डिंग और साइंस ही नहीं टेक्नोलॉजी का भी मेंशन किया गया। आपको याद आ रहा होगा कि पिछले 2-3 बार टीओ एटीओ के पेपर में भी हर बार 2 से लेके 4 क्वेश्चन तो स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर से पूछे गए और ये रेगुलर बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। यहां पर तो जनरल साइंस दिया है, तो इसीलिए क्या होता है कि आप हमेशा एक बात और याद रखना, सिलेबस को पढ़ने के अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी इंटरप्रेट करेंगे कि वो कौन कौन से एरियाज है जहां से हमेशा ट्रेंड रहा है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि जो साइंस है उसका तो जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी वाला मेंशन है। तो इस बार क्या होगा, आप लोग स्पेस और डिफेंस और बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी मेंस में और प्रीलिम्स में प्रश्नों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर जो अगला पॉइंट आ रहा है वो है करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। तो इसके बारे में भी आपको अभी थोड़ी देर में मैं डिटेल में बता दूंगा। बस मैंने आपको यह मेंशन किया यहां पर कि आपको कैसे प्रश्नों को पूछा जा रहा है, और उसमें यदि आपको प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं लग रहा है तो अभी मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनके मेंस के जो सिलेबस है उससे कोरिलेट करके आप एक बाउंड्री बना सकते हैं कि यहां से प्रश्नों को प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं और अभी तक 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, हो सकता है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे, 100 ही प्रश्न आएंगे। क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो आप देखेंगे कि 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाइंस स्टेटमेंट के रूप में आता है।
मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि प्रीलिम्स का जो लेवल है वो कहीं पर भी कम नहीं होगा। प्रीलिम्स का लेवल 2021, 2022, फिर 2023 और 2025 का TOATO के पेपर में प्रीलिम्स का लेवल आपने अच्छे लेवल पर देखा, तो यही लेवल रहेगा। तो अब देखो, प्रीलिम्स में आपको जीएस पढ़ना है और दूसरा जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस सेकंड और जीएस पेपर थर्ड। आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है कि यदि नोटिफिकेशन जो इस महीने आएगा या मुश्किल से मुश्किल हुआ तो अगले महीने आएगा, वरना इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस प्रकार से आप आयोग की एक्टिविटीज को नोटिस कर रहे हैं, लगातार अपडेट्स दे रहा है आयोग हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिगार्डिंग। तो जीएस पेपर 1, 2, 3 और ये जो जीएस है ये लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मेंस के पेपर है इसमें हरियाणा स्पेसिफिक उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जीके के लिए भी आपको मेंशन किया गया है कि रिलेटेड हरियाणा जीके के टॉपिक आपको मेंस में कवर करने। तो मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर में भी बताया है कि आप लोग अभी केवल और केवल जनरल स्टडीज पर फोकस कीजिए। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। और यहां पर ना कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाता है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए अपनी एक्यूरेसी, सटीकता पर सभी क्वेश्चंस न अटेम्प्ट करके जो आते हैं, जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं, उनको आप बहुत शांतिपूर्वक पढ़ के 50, 55 या 60 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाए, नेगेटिव मार्क ना हो, तो आप अच्छा कर लेंगे। मान लीजिए आपने 70 अटेम्प्ट कर लिए, 10 गलत हो गए, तो भी आप सही निकल जाएंगे, मतलब आपका प्रीलिम्स जो है आराम से निकल जाएगा। तो ये तो हो गई प्रीलिम्स की कहानी। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना होता है, कट ऑफ तो आपको पता ही है, पिछली बार 45-46 के करीब कट ऑफ गई 100 में से, तो 200 में दुगना कर लीजिए आप। यदि 200 का इनकेस हो गया पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस मार्क्स डबल हो गया और कोई चेंज नहीं। फिर बात आ रही है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की। देखिए, मेरा जो आपको सजेशन है वो एक ही है कि जीएस जनरल स्टडीज का पेपर प्लस सीसेट का पेपर, आप केवल प्रीलिम्स जीएस, मेंस जीएस और सीसेट की तैयारी करें। हिंदी इंग्लिश को आप लोग जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए उसके बाद देख लेना। अभी आप अपने एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड बुक पे फोकस कीजिए। यहां पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंटर पर्सनल स्किल, मेनली मैं आपको बता दूं कि यहां पर रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड आता है और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है। देयर इज नो चेंज इन दिस पेपर और 10वीं लेवल तक के क्वेश्चंस, टॉपिक्स को पूछा जाएगा। आप लोग इसके लिए एक ही काम करें, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पीवाईक्यूज लगा लीजिए और पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस लगाए हैं उनके टॉपिक्स क्या हैं, उनके टॉपिक्स को आप कवर कर लीजिए बस। तो ये सीसेट में आप करिए, लेकिन डेली जिनका सीसेट कमजोर है वो तो 1 आवर डेली 1 घंटे जरूर पढ़े, क्योंकि सीसेट का पेपर क्लियर करना है। और जिनका कमजोर नहीं है वो कम से कम वीक में एक बार टॉपिक कवर करते चलिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आपका सीसेट ही नहीं निकला तो आपका जनरल स्टडीज जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। अब आ जाती है बात मेंस की। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश को मैं अभी इस पर बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो अपडेट आया है वो एज इट इज है, और एज इट इज है तो यहां पर प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैसेज आते हैं। ऐसे पेपर 30 मार्क्स का होता है, 4 ऐसे होते हैं, उन पर लिखना होता है आपको। ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन आता है जो मान लो कि 250, 300, 400 वर्ड्स में कोई पैसेज है, उसको 1/3 में करना है, आपको अपनी भाषा में लिखना है, तो वो प्रेसी राइटिंग है ना। तो ऐसे 30 मार्क्स का होता है, ऐसे हिंदी में भी ऐसे 30 मार्क्स का होता है लेटर प्रेसी राइटिंग। यहां पर एक क्वेश्चन ये होता है, नॉर्मली 10 मार्क्स का आता है, कि आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट दिए हैं, उनको हिंदी में रूपांतरित कर, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी। क्योंकि आपको ना हिंदी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं, आपकी इंटरप्रिटेबिलिटी है, वो आवश्यकता है, एक ऑफिसर बनने के बाद में आपके लिए आवश्यक है हरियाणा में। और इस तरह से यहां पर भी ऐसे है और ग्रामर भी है। अब यहां पर हम लोगों का जो मेन फोकस है कि जो प्रीलिम्स के बारे में भी आप अच्छे से समझ जाएं, तो यहां पर पिछली बार की तुलना में यहां पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस लाया गया। एक तो यहां पर बोला गया कि इंडियन कल्चर, तो इंडियन कल्चर से तो प्रीलिम्स में भी अच्छे प्रश्न आते हैं, याद रखना। इंडियन कल्चर जो आर्ट एंड कल्चर है ना, प्रीलिम्स की हिस्ट्री में अच्छे प्रश्न आते हैं।
ओवरऑल पिछले सालों में देखा गया कि हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा प्रश्न आए, उसके बाद या उसके लगभग बराबर साइंस से प्रश्न आते हैं। तो यहां पर अब तो मेंस की भी बात आ गई है। तो आप देखेंगे कि जो इंडियन कल्चर है, यहां पर जो इंडियन कल्चर है, इसमें आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। वैसे जनरल स्टडीज वाले पार्ट में आपको याद रखना है कि जो हिस्ट्री है उसमें आपको केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, बस मिडाइवल और एंशिएंट नहीं पढ़नी है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर आपको एंशिएंट से मॉडर्न तक पढ़नी। यूपीएससी में ऐसा पैटर्न नहीं था। यूपीएससी में तो मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी विल प्रेजेंट। तो यहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आपको पढ़ना है और उसमें मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। आप देखेंगे पिछली बार भी हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्या हुआ था, उन्होंने दादा भाई नौरोजी और रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह के पर्सनालिटीज पर प्रश्न पूछा है। तो उन पर्सनालिटीज पर, और जैसे इंडियन जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, राष्ट्रवादी आंदोलन है, उनमें कौन कौन से प्रणेता थे, डोयन थे, उन पर प्रश्न पूछा है। तो यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के जो पर्सनालिटीज हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, तो इस तरह के प्रश्न जो है ना, उनके कैरेक्टर्स, उन्होंने क्या योगदान दिया, उनके कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंस वगैरह, वहां से प्रश्न आएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल, जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल रहा और उसमें जो जो भी योगदान रहा, क्रेडेंशियल रहा, जिनका भी कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे, क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, किस किस प्रकार से स्टेजेस हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे आई, उन सब पर भी आपको बात करनी है। उसके बाद बात आ रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। न सिर्फ ये, बल्कि आपसे एक और प्रश्न भी पूछा जा रहा है, और एक और प्रश्न ये कि पहले हम लोग केवल मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा कर रहे थे, अब जैसा यूपीएससी में भी आता है दोस्तों, ये भी याद रखना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, आजादी के बाद की भी जो हिस्ट्री है उसे भी आपको कवर करना है ना। और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक्स लेनी होंगी। ये सेगमेंट मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं आता है। उसके बाद वाला कि इवेंट्स क्या हुआ, कैसे भारत में जो आजादी के बाद की जो हिस्ट्री है ना, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उन सब के बारे में भी प्रश्न। फिर यहां पर आप देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड इवेंट्स ऑफ 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो 18वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वर्ल्ड वॉर हुए, विड्रॉल ऑफ द नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनलाइजेशन, डीकॉलोनलाइजेशन, विश्व में अलग अलग देशों का कॉलोनलाइजेशन चल रहा था, औपनिवेशीकरण, विऔपनिवेशीकरण मतलब वो स्वतंत्र भी हो रहे थे, विऔपनिवेशीकरण, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, साम्यवाद क्या होता है ना, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद क्या होता है, सोशलिज्म। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जो आपको एक्चुअल में मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर ये तो हो गया कि सारा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट से मिडाइवल और मॉडर्न तक, और हिस्ट्री में केवल मॉडर्न हिस्ट्री, उनकी फिलोसॉफीज वगैरह, और ये, और उसके अलावा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहां पर इंडियन सोसाइटी, उसके अलावा इंडियन सोसाइटी का ही हिस्सा है विमेन, तो महिला ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या थी, पॉपुलेशन एसोसिएटेड जो इश्यूज हैं, मतलब ये सोसाइटी से ही संबंधित है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और इंडियन सोसाइटी में भारत के जो अर्बनाइजेशन है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनकी रेमेडीज क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। और ये ऐसे टॉपिक हैं, यहां से जो इंडियन सोसाइटी वगैरह की जब बात आती है तो ये आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ आंसर्स देने हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आंसर का मतलब यह है कि आपको इसके लिए इन्हें करंट अफेयर्स में जो आपने पढ़ा है, जो इवेंट्स हुए हैं,
उनसे रिलेट करके बताना है कि बदलाव भी क्या क्या है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे यूपीएससी का ट्रेंड है ना कि वो हमेशा ट्रांजिशन को पूछता है कि जो पहले समय था और जो अब समय है उसमें जो बदलाव आ गया है, क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है, इन टॉपिक के अलावा इनको आपको करंट से जोड़ना होगा, इस लेवल पर चीजें। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, यह भी समाज का ही हिस्सा है कि सामाजिक जो है ना सशक्तिकरण है, कम्युनिज्म है, क्षेत्रीयवाद है, सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया सांप्रदाय से संबंधित सेक्युलरिज्म, है ना। तो यहां पर सेलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, तो ये हो गया इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड। उससे ऊपर हो गया था इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, एंशिएंट और मिडाइवल नहीं आएगा। फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी, जो क्लास 11th और 12th की जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है वो आपको कवर करनी है। और यहां पर ये साफ दे दिया है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ एशिया के बारे में भी आपको पढ़ना है। यहां की जो डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हम लोग 5 फिजियोग्राफिक भागों में ज्योग्राफी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस पर भी प्रश्न आएंगे और यहां से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो 100 मार्क्स का पेपर है जीएस पेपर 1, इसमें आप अभी क्लैरिटी नहीं है। जैसे आरएएस का एग्जाम होता है, उसमें 2, 5 और 10-10 मार्क्स के पेपर होते हैं, ऐसे 2, 5 और 10 मार्क्स। अब यहां पर कितने मार्क्स का पेपर होगा? 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाए और 10-10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, टोटल 15 क्वेश्चन हो। इनको आपको 150 वर्ड में लिखना है, इनको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो अभी ना कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई, और ये क्लैरिटी नहीं होगी तो हमारे लिए ना स्पॉन्टेनियस हो जाएगा कि वहां पर हम पढ़कर तो चले गए, लेकिन फ्रेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हर चीज के लिए ना माइंडसेट की आवश्यकता होती है। इतना स्पॉन्टेनियस यदि एग्जाम को बना दिया गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो आयोग से अब ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आयोग, कमीशन ये रिलीज करे, जानकारी दे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, ये आयोग को जरूर बताना होगा। तो इंपॉर्टेंट देखो, जियो फिजिकल फिनोमिना एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, लोकेशन चेंजेस इन द क्रिटिकल जियोग्राफिक फीचर्स की जो बदलाव आ रहे हैं वाटर बॉडीज में, आइस कैप में, जो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, यहां पर जो चेंजेस हैं उसको भी बोला गया है, यहां पर पूछा जाएगा। और फ्लोरा फोना, पेड़ पौधे, जनजातियां, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में भी यहां पर बोला गया है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड का मतलब आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा एंड ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उससे रिलेटेड हरियाणा से भी आपको मेंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर जीएस 1। और यहीं से आप लोग ना ये जो टॉपिक दिए गए, अब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी दिया हुआ है वो यहां से देखिए। याद रखना, प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें ऐसा नहीं है कि एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। प्रीलिम्स के पेपर में आएंगे, लेकिन मेंस में एंशिएंट और मिडाइवल से प्रश्न नहीं आएंगे। यह बात आपको ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि आप यदि उसको पढ़ने लग गए मेंस आंसर राइटिंग के लेवल पर तो गलत हो जाएगा। फिर बात आ रही है जनरल स्टडीज, सेकंड पेपर। और यहां पर मेनली जो हम बात करते हैं वो है इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और गवर्नेंस, है ना, प्रशासन। तो एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। अब इसके लिए ना आप याद रखना, एक तो एनसीईआरटीज प्लस जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वो इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के लिए आप केवल और केवल एनसीईआरटी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो सकते हैं, बस। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो सकते हैं एनसीईआरटीज, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बता रहा हूं। और प्रीलिम्स में भी एनसीईआरटीज काफी, इसलिए मॉडर्न और मिडाइवल और एंशिएंट तीनों पढ़नी होगी। लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पढ़ना। मेंस के पर्सपेक्टिव से केवल आपको स्पेक्ट्रम बुक अलग से पढ़ लेना, बस। बाकी
हिस्ट्री स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी से। इंडियन सोसाइटी जो है वो आपको एनसीईआरटीज में दिया गया, इंडियन सोसाइटी वहां से पढ़ लेंगे आप। आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया बुक से पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आप चीजों को यहां से कवर करेंगे। जो जो बात बोल रहा हूं उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए। इसके बाद बात आता है फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड इश्यू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब शक्ति का जो हस्तांतरण है ना, केंद्र राज्य, उसके अलावा आप लोकल अर्बन बॉडी है ना, ठीक है, लोकल रूरल बॉडी। तो यहां पर लोकल लेवल पर चैलेंजेस, तो ये सब पॉलिटी का हिस्सा है। जो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड स्कीम्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की कंपैरिजन करना है कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपको लेटेस्ट जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसी में मिलेगा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कैसे हमारा पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, उसका स्ट्रक्चर क्या, फंक्शन कैसे होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसे होता है, पावर प्रिविलेजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एग्जीक्यूटिव्स जो कार्यपालिका है ना, जो मंत्रिमंडल है, जुडिशियरी, मिनिस्टर, मतलब कुल मिला के आपको एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत से ये पूरा टॉपिक कवर करना है। और एक और खास बात, आपको बात याद आ रही होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये कब का है, 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके तहत हमारे चुनाव वगैरह होते हैं, उस एक्ट को भी यहां पर पढ़ने को बोला है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर है, उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो नॉर्मल हमारे इंडियन पॉलिटी में है। सावधिक जो निकाय, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल जो बॉडी है, अर्ध न्यायिक शक्तियां जिनके पास है, उन पर भी प्रश्न आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो ये वो टॉपिक्स है जहां से प्रश्नों को पूछा जाएगा, ठीक है। एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रूल है, कैसे ये प्रेशर ग्रुप की तरह से काम करते हैं, ये कैसे स्टेक होल्डर है। वेलफेयर स्कीम्स, जो कि आपको पता है, वेलफेयर स्कीम अमर्त्य सेन है ना, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो बुक लिखी थी उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 की बात। और यहां से सेंट्रल स्टेट कैसे स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स में दो प्रकार की स्कीम्स होती है, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ना, स्पॉन्सर्ड स्कीम भी होती है। और फिर जेंडर बैलेंस के साथ कैसे स्कीम्स को लाया जाता है, वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई 33 एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी पॉलिटी में है सेगमेंट। इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर एंड सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ एंड एजुकेशन। देखिए ये यहां से ना एक प्रश्न जरूर यूपीएससी में भी आता है, आप भी देखेंगे कि हरियाणा में हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या सुधार किया जा रहा है, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है, देश की सरकार ने हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इससे रिलेटेड क्या क्या सुधार किए हैं। इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, इश्यू रिलेटिंग टू द पॉवर्टी एंड हंगर, तो ये सभी इश्यूज यहां पर बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट एंड एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस, मैंने आपको बताया था एक टॉपिक गवर्नेंस का भी है, तो गवर्नेंस, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, मॉडल सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो ये सब गवर्नेंस वाला रूल है। और जो सिविल सर्विसेज है उसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, जैसे स्टील पिलर ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज है ना, सिविल सर्विसेज एक की रोल प्ले करता है जो भी चीजों को इंप्लीमेंट करना है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन, तो यहां पर फिर आ गया इंटरनेशनल रिलेशन कि हमारे पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन। और बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग जो है, अलग अलग जो ग्रुप है, G20 और ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G8 जो अब G7 बन चुका है, तो उन सब के एग्रीमेंट्स क्या हैं, जैसे आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, सब ग्रुपिंग्स ही है ना। फिर इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज, भारत में
जो पॉलिसीज हैं और पॉलिटिक्स है, राइट। तो जो भारत पॉलिसीज बना रहा है, भारत का जो डायस्पोरा जो विदेशों में रहता है, आप जानते हैं ना, हमारा जो भारत का डायस्पोरा है, जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं भारत के, वो रेमिटेंसेस भेजते, प्रेषण भेजते, तो उनके लिए भी हम लोग क्या नीति निर्धारण करते हैं। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाएगा। और उससे रिलेटेड हरियाणा की जो पॉलिटी है, गवर्नेंस है, उससे रिलेटेड भी प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, फोरा, स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो टॉपिक है बिल्कुल यूपीएससी की तर्ज पे है। यहां पर ये वाला जो पार्ट है ना, आपको इस बार इंडियन पॉलिटी को बहुत स्ट्रांग करना है। पॉलिटी से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, और यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इंडियन पॉलिटी, जब यूपीएससी की तर्ज पे पैटर्न चला जाए तो। और देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी क्या सिलेबस और इसमें बदलाव करेंगे ये, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वाला जो एग्जाम आ रहा है उसमें सिलेबस में बदलाव होगा, नहीं होगा। हाँ, वो 45% वाला क्राइटेरिया जरूर हट जाएगा, और आयोग को यह जरूर बताना चाहिए, कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे। वो जब बताएंगे तभी हम आंसर राइटिंग के फॉर्मेट पर, है ना, आइडियली लिख पाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया आपका। फाइनली आप लोग देख रहे हैं कि ये सब इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहां पर इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, तो इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आप संजीव वर्मा और एनसीईआरटी को कवर करेंगे। यहां पर मेजरली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग, रिलेटेड इंडस्ट्रीज, ये सब ई टेक्नोलॉजीज जो है जिसकी मदद से, है ना, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, गवर्नमेंट की बजटिंग, बजट का पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, और लेटेस्ट जो बजट आता है जो हमेशा 1 फरवरी को रिलीज होता है, तो यहां पर रिलेटेड टू हरियाणा इश्यूज भी है। तो आपको हरियाणा का बजट और हरियाणा का जो इकोनॉमिक सर्वे है, तो हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे आता है केंद्र का, उसको भी पढ़ना है, क्योंकि वहां से आपको रीसेंट ट्रेंड अपडेट्स मिलते चले जाएंगे, है ना। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फूड प्रोसेसिंग, इसके बाद लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी की, भाई लिबरलाइजेशन जो हुआ था 1991 में, है ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद कैसे ग्रोथ हुई है। एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या क्या है, जैसे बूट, है ना, बॉट, वायबिलिटी गैप फंडिंग, है ना, इस तरह के जो मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल, कि भाई कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ गवर्नमेंट निवेश करती है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको पूरा करती है। एक और प्रश्न आता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंपॉर्टेंट है, पूंजीगत निवेश। तो पूंजीगत निवेश वाले क्वेश्चन को आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकारों का जोर है कि केवल और केवल सैलरीज में पैसा ना जाए, बल्कि पूंजीगत निवेश, मतलब आगे की ग्रोथ के लिए रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, एडवांस टेक्नोलॉजी, उनको डेवलप किया जाए, R&D पर पैसा लगाया जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन एंड इफेक्ट ऑफ एवरीडे, ऐसी चीज जो डे टू डे लाइफ में हमारे लाइफ को इंपैक्ट कर रही है, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ एंड देयर एप्लीकेशन। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब भारत ने अपने लेवल पर जो नई टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइज, घरेलू तकनीक डेवलप की है। जैसे हमने सुपर कंप्यूटर्स हमने खुद ने बनाया अपना, अमेरिका ने मना कर दिया था। इसी तरह से क्रायोजेनिक इंजन हमने अपना बनाया। तो इस तरह की जो चीजें हमने लेटेस्ट ट्रेंड में लाई हैं, करंट अफेयर पर आधारित, डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। और सबसे खास बात यह कि जो मेंस है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे प्रश्न आते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे गवर्नेंस में मदद कर रही है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, है ना। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ये सब आपको याद रखना है। कंजर्वेशन, अब एनवायरमेंट पर देखिए, एनवायरमेंट पर ज्यादा नहीं दिया, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, है ना, EIA 2006, मतलब पूरा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। जब भी कोई कंपनी लगाई जाती है तो उससे पहले एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, कंपनी लगने से पहले और बाद में। तो ये जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संरक्षण, पर्यावरण, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, और फिर जब पॉल्यूशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट तो लिखा नहीं है, बट वो वेस्ट मैनेजमेंट इसमें इंक्लूडेड है।
डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म जो है मतलब जो माओइस्ट, जो नक्सलिज्म हो रहा है, और ये सब लिंकेज इसलिए क्योंकि अब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आ रही। तो यहां पर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी भी है, साइंस एंड टेक भी है, और यहां पर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट भी देख लिया। अब अगला जो पॉइंट है वो है इंटरनल रिलेशन, की हमारी जो साइबर सिक्योरिटीज हैं, है ना, वो इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा, मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, हवाला। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स उनको कैसे बैन किया जाता है, उस पर प्रश्न आ सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, कैसे किया है, किस लॉ के तहत किया है, आईटी एक्ट क्या है ना, आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। वेरियस सिक्योरिटी जो फोर्सेज है भारत में, एजेंसीज एंड मैंडेट क्या है, एंड उससे रिलेटेड इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हरियाणा, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये सभी प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में बात आ रही है एथिक्स और इंटीग्रिटी की। तो एथिक्स और इंटीग्रिटी ये जीएस पेपर 6 है, और यहां पर ना आप लोगों को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट में एक एम्पैथी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और वो पायस रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, है ना। उसकी जो अप्रोचेज हैं उसमें कुछ फिलोसॉफीज होनी चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल जो थिंकर हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, उनका थॉट भी, उनके विचार भी यहां पर आते हैं। तो यहां पर जब वो अपने ऑफिस के टेन्योर में है तो उनके अंदर क्या एटीट्यूड हो, क्या अप्रोचेज हो, उन सबको मेंटेन करने के लिए यहां पर दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट्स एटीट्यूड, कि उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द इश्यू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन द पब्लिक, कि भाई वो सत्यनिष्ठ रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहे वो उनका एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम डीलिंग विद सोसाइटी, सोसाइटी से कैसे डील करते हुए वो एक कोऑर्डिनेशन, समन्वय का काम बहुत प्रॉपरली कर पाए। क्वेश्चन में यूटिलाइज द केस स्टडीज, और यहां पर एंड में ये इस इंटीग्रिटी में, एथिक्स और इंटीग्रिटी में आपको केस स्टडीज भी दी जाएगी, जैसे यूपीएससी में दिया जाए। तो ये एक ऐसा पेपर है कि भाई पहले हरियाणा में हुआ नहीं है, तो इसको आप लोग कैसे पता करेंगे। यूपीएससी का जो पेपर है, यूपीएससी के पेपर से चारों ही पेपर का जो लेवल है वो कम होगा। और सबसे पहली बात कि भाई पहली बार इस प्रकार का सिलेबस में चेंज किया गया है, तो कंपैरेटिवली ये जो पेपर्स हैं उतने टफ नहीं आएंगे कि भाई आप सीधा यूपीएससी का ही लेवल का एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दें, ऐसा नहीं होगा। पहली बार पेपर होने जा रहा है, तो हमेशा पहली बार कोई इस तरह से चेंज होता है तो उसमें चीजों को हल्का रखा जाता है, हमेशा याद रखना। तो एप्टीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यू, सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, क्योंकि उनको सहयोग करना, उनके लिए प्रोटेक्शन के तौर पे आना, ये एक सिविल सर्विसेज सर्वेंट का प्रमुख रोल है। तो उनमें ये एटीट्यूड हो, इसमें थिंकर, फिलोसोफर्स भी आ गए। पब्लिक सर्विस में वैल्यूज एंड एथिक्स, तो इस तरह से प्रोबिटी, ये इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, मतलब ऑफिसेस का वर्क कल्चर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, तो ये सभी जो है इस तरह से क्वेश्चन जो इन्हीं पर आधारित केस स्टडीज पूछी जाएगी। तो ये नया जो बदलाव आया है, एक्चुअल में आपको इस पूरे पेपर को समझना है तो एथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए या तो डी सुब्बा राव या फिर जो लेक्सिकन बुक है वो आपके लिए मददगार साबित हो जाएगी। अब प्रीलिम्स और मेंस में आपको एक ही बात याद रखनी है कि जीएस पेपर पर फोकस कीजिए और सी सेट पर। हिंदी इंग्लिश को आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद कर लेना, और अभी जब तक क्लैरिटी नहीं है आंसर के फॉर्मेट की, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, तब तक आप लोग अपने जीएस पेपर और एथिक्स इंटीग्रिटी को स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। राइट, एथिक्स इंटीग्रिटी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, पहली बार है आप लोगों के लिए। तो ये सभी मेरा सजेशन है। इस पूरे सिलेबस को समझना इसलिए जरूरी है। कहां से करेंगे, तो सिलेबस के लिए मैंने बुक्स आपको बताई हैं, इस पूरे सेगमेंट में आपको प्रीलिम्स में भी मदद करेगा। जब आप जीएस पेपर 1, 2, 3 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो मेंस की आंसर राइटिंग में भी आपको मदद मिलेगी। तो अभी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और जो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं वो शॉर्ट नोट में आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब जो ये पूरा फॉर्मेट है, जो पूरा पैटर्न है, इसी लेवल पर हम लोग आपको डेडिकेटेड बैच प्रोवाइड करते हैं।
दोस्तों अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है ये बैच उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। और एक और खास बात ये कि बदलाव हो गया है, हम बदलाव के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात यह है कि अभी आप लोगों को जो हमारा प्लैटिनम बैच है इसमें बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, एथिक्स इंटीग्रिटी वगैरह की बुक्स भी मिल जाएंगे। तो ये आपको पे नहीं करना, यू नीड नॉट टू पे दिस। आपको कितना पे करना है? आपको 16,999 पे करना है। ये प्राइस अभी कम हो गया है। और गोल्ड बैच 4,999 में। तो ये प्लैटिनम जो बैच है हमारा ये बहुत ज्यादा मतलब डिमांड में रहता है और ये कम प्राइस का भी हो गया है। कूपन कोड RG लाइव आप ये अप्लाई कर लेना। ये कोड को RG लाइव को आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में। आपको मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना है तो अभी मैं एंड में आपके लिए संपर्क सूत्र कॉन्टैक्ट जिससे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लेंगे। या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर रुद्रा एजुकेशन हब पर जाकर जुड़ जाएंगे। 10 जनवरी से बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें जो ये अपडेट आया है उसी फॉर्मेट उसी तर्ज पर आपकी तैयारी हम लोग करवाएंगे। अब प्लैटिनम और गोल्ड बैच में क्या अंतर है वो देख लीजिए। जो गोल्ड बैच है उसमें कंप्लीट फाउंडेशन की क्लासेस है, 1100 घंटे की इंडिविजुअल मेंटोरशिप है, करंट अफेयर की मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी। ये बैच आपको 4,999 में मिल रहा है। अब ये इतना कम प्राइस में कैसे होगा? ये एक्चुअल में डिस्काउंट आप RG लाइव से लोगे तब जाकर ये डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं प्लैटिनम बैच वो 16,999 में मैंने आपको भी बताया। इसमें आपको प्रीलिम्स का अलग से जो 4 घंटे की क्लासेस चलती है वो मिलेंगी। गोल्ड में आपको 3 घंटे की क्लास मतलब टोटल 7 घंटे लाइव क्लास चलेंगी। सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम से पूरा हो जाएगा। 4 महीने की डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, 2 महीने का MCQs का बैच, फैकल्टीज के द्वारा मेंटोरशिप, बुक्स और 10,000 MCQs का बैच भी इसमें इंक्लूडेड है। और सबसे खास बात जो NCERTs है उनको एक एक चैप्टर को एक एक पेजेस को पढ़ाया गया है। तो ये आपको अलग से चीजें मिल रही हैं। किताबें आपके घर पर हिंदी या इंग्लिश जो भी डिमांड करोगे उसमें मिल जाएंगी। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद यदि प्रीलिम्स इस बार वाला या जैसे 2 साल की वैलिडिटी अगला प्रीलिम्स आया इस वैलिडिटी में, और या फिर प्लैटिनम 4 साल की वैलिडिटी 2-3 बार जब भी प्रीलिम्स आएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई की आपके पूरे प्लैटिनम की फीस रिफंड हो जाएगी। तो आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए और आपकी पूरी फीस भी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। बुक्स वगैरह आपको प्लैटिनम के साथ मिलेंगी। तो कैसे आप लोग बैचेस को परचेस कर सकते हैं? देखिए प्लैटिनम बैच में आपको बेनिफिट ज्यादा है। आप लोग स्टडी IQ पर जाएंगे, यहां पर क्लिक किया आपने। अब यहां पर देखिए स्टेट PCS ये रहा और स्टेट PCS में हरियाणा, और हरियाणा में आप लोग देखेंगे कि हरियाणा का ये जो बैच है ये है आरंभ 17 पॉइंट, और HPSC HCS का प्रीलिम्स का बैच है ये आपको प्लैटिनम के साथ में ही मिल जाएगा। ये क्या होगा? प्लैटिनम के साथ में आपको बैच मिल जाए। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या? डेमो वीडियोस दिए गए हैं और आप लोग ब्रोशर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो प्राइस है वो आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है ना। आप लोग देख सकते हैं कि जो फीचर है, आप लोग जो फीचर्स देख रहे हैं उसमें आप लोग देखेंगे कि ये फीचर्स इसमें दिए गए और ये फीचर्स यहां पर कम है। तो जैसे ही आप लोग बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहां पर कूपन कोड लगा देंगे RG लाइव। जैसे ही आप लोग RG लाइव अप्लाई करेंगे तो ये 16,999 का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको केवल 16,999 ही पे करने। तो जैसे ही आप लोग ये पे करेंगे उसमें आपको गोल्ड बैच लेना है तो आप लोग ये 4,999 में कर लीजिए। और यहां पर एक और बात देखेंगे आप लोग, क्या देखेंगे कि आपको यदि व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात करनी है, इसमें कोई भी और मदद चाहिए, इकोनॉमिक हेल्प चाहिए, EMI पर बैच चाहिए, कोई भी बात आपको करनी है, यू आर फील फ्री टू कॉल मी पर्सनली। आप लोग यहां से संपर्क कर लेंगे और कूपन कोड लगा देंगे RG लाइव। तो जैसे ही आप लोग RG लाइव कोड लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग मुझसे यहां से संपर्क करके कोई और मदद चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसको सेव कर लीजिएगा, जब भी आपको लगे यू कैन डिस्कस टू मी। तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस जहां पर आपको समझना होगा सिलेबस क्या है। पहला स्टेप होता है सिलेबस को समझना। जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं तभी आप इस पूरे पेपर को अच्छे से, बोलते हैं ना, जस्टिस कर पाएंगे, न्याय कर पाएंगे पेपर के साथ। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, कम समय है, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। डोंट डिले, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जिस लेवल पर हम आपकी तैयारी करवाएंगे
आपके आंसर राइटिंग की कॉपीज भी चेक होती है, इवेल्युएटर्स भी हैं, मेंटोर्स भी हैं, बुक्स भी आपको मिल रही है, कंटेंट फैकल्टीज के भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।